नमस्कार विद्यार्थियों, हमारा क्लास 9 का ज्योग्राफी का जो चैप्टर 4 चल रहा था, इससे पहले हमने इस टॉपिक का एक वीडियो बना लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से वो वीडियो देखिए। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो जलवायु नियंत्रण। तो किसी भी एरिया की जो जलवायु है उसको नियंत्रण कर कौन कौन से कारक नियंत्रित करते हैं, तो देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है। मैं अभी एक एक को डिटेल से आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, किसी भी क्षेत्र की जो जलवायु है उसको नियंत्रण करने वाले 6 प्रमुख कारक है। इसमें एक तो अक्षांश होता है, तुंगता या ऊंचाई होती है, वायुदाब एवं पवन तंत्र होता है, समुद्र से दूरी होती है, महासागरीय धाराएं तथा उच्चावच लक्षण होते हैं। देखो, सबसे पहले एक एक को ले लेते हैं। अक्षांश पहला है। अक्षांश किसी भी एरिया की जो जलवायु है उसको प्रभावित करने वाले कारकों में पहला अक्षांश देखते हैं। अक्षांश किसी भी, देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आता है कि किसी जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो अक्षांश, देखो अक्षांश आपने देखा होगा कि ये जो आड़ी लाइन है ये अक्षांश रेखाएं है, ठीक है। अब अपन ने देखा था, हम लोगों ने देखा था कि 0 डिग्री लाइन, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, अक्षांश या भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तापमान बहुत ज़्यादा होता है। तापमान क्या होता है यहाँ पे? बहुत ज़्यादा होता है। देखो अब यहाँ पर तापमान ज़्यादा होगा तो यहाँ पर एयर का प्रेशर कैसा होगा? देखो तापमान और वायुदाब जो होता है ना, उसमें विपरीत संबंध होता है। जहाँ पर तापमान अधिक होगा, वहाँ पर वायुदाब क्या होगा? वायुदाब कम होगा, ठीक है। ज़्यादा तो वायुदाब कैसा होगा? कम होगा। तो जैसे जैसे अपन अक्षांशों से आगे बढ़ते जाते हैं, ऊपर की साइड में बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे क्या आता जाता है, जैसे अपन 0 डिग्री से ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं तो जो सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं ना, वो तिरछी होने लग जाती है। क्या होने लग जाती है? हमने देखा है कि जो 0 डिग्री लाइन है इस पर सूर्य की किरणें हमेशा सीधी पड़ती है, लेकिन जैसे जैसे सूर्य नीचे आता है तो ऊपर की साइड पे कम किरणें तिरछी पड़ने लग जाएगी, और ऊपर की साइड सूर्य होता है तब इधर की साइड पे तिरछी पड़ने लग जाएगी। तो जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दूर जाते जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता जाता है? वैसे वैसे अक्षांश है, जो तापमान है उसमें कम कम या ज़्यादा होता रहता है। तो ये अक्षांशों का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अगर आगे के अक्षांशों पे जाएंगे तो टेम्परेचर बेसिकली अगर कम होता जाएगा, टेम्परेचर कम होता जाएगा। जो आगे देखिए, पृथ्वी की गोलाई के कारण इससे प्राप्त जो सौर ऊर्जा है की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। देखो, जो सूर्य से रोशनी आती है, जो किरणें आती है, वो अलग अलग अक्षांशों पर अलग अलग पड़ती है। भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक जो सीधी किरणें पड़ती है, और यहाँ पर टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है और ऊर्जा भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलती है। इसके परिणाम स्वरूप विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर सामान्यतः घटता जाता है। जो तापमान है भूमध्य रेखा से या विषुवत रेखा से जो आगे जाते जाते हो आप ध्रुव की तरफ जाते हो तो तापमान क्या होता जाता है? घटता जाता है। ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य। इससे जैसे जैसे आप दूर की ओर जाओगे, ये यहाँ पर 90 डिग्री नॉर्थ पोल है और यहाँ पर 90 डिग्री साउथ पोल है। जैसे जैसे आप ध्रुव की ओर जाओगे वैसे वैसे क्या होता जाता है? टेम्परेचर कम होता है। ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है। आ गई बात समझ में? आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो, जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर, अब इसके अलावा ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा प्रभाव करती है। हमने देखा कि अगर अपन पृथ्वी से ऊपर की ओर जाते हैं तो 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान कम हो जाता है। इसी कारण आपने देखा होगा कि पहाड़ी एरिया में लगभग जो तापमान है ना वो कम रहता है। पहाड़ी एरिया में क्या होता है? तापमान कम रहता है, ठीक है। इसके आगे देखिए, ऊंचाई की ओर जाते हैं तो वायुमंडल की सघनता कम होती है। गैसों की जो सघनता है ना, गैसों का जो सघनता है वो कम होती जाती है, और तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसलिए पहाड़ी या गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती है। पहाड़ों पर आपने देखा होगा ना, गर्मी के मौसम में भी वो क्या होती है? ठंडी होती है। किसी भी क्षेत्र का वायुदाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करता है। देखो, किसी भी एरिया का जो वायुदाब, ठीक है, वो उस एरिया के ऊपर निर्भर करता है। वायुदाब और पवन तंत्र,
वायु दाब तो क्या होता है, देखो वायु जो होती है वो जमीन पर प्रेशर डालती है, ठीक है। अब वायु दाब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जहाँ पर तापमान अधिक होता है, तापमान अधिक होता है, अधिक, वहाँ पर वायु का दाब कैसा होगा, कम होगा। वायु दाब क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि वायु तापमान, जहाँ पर तापमान ज़्यादा होगा वहाँ पर हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, तो वहाँ पर वायु दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है ना। और जहाँ पर तापमान कम होगा वहाँ पर वायु का दाब अधिक होता है, क्योंकि हवा नीचे बैठी रहती है, बैठ जाती है ना, इस कारण वायु का दाब वहाँ पर अधिक होता है। आ रही है आई थिंक आपको समझ में बात। इस प्रकार यहाँ पर तापमान एवं वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है, और ये क्या करता है, तापमान जो है वो वर्षा के वितरण को भी प्रभावित करता है। और आगे अपन इसे अच्छे से समझने वाले हैं। समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है प्रभाव कम होता जाता है। देखिए अगर समुद्र के पास वाले जो लोग हैं ना, समुद्र के पास ये तटीय एरियाज में क्या होता है कि तापमान मिडिल रहता है, मतलब न तो ज़्यादा रहता है न कम रहता है, क्योंकि जल की जो प्रवृत्ति होती है, जल की जो नेचर होता है ना, वो लेट से गर्म होना और लेट से ही ठंडा होना, ठीक है। जबकि जो जो धरातल का जो नेचर होता है, जो मिट्टी का जो नेचर होता है, वो क्या होता है, जल्दी ही गर्म होना और जल्दी ही ठंडा होना होता है। इस कारण जब आप देखते हो ना तटीय एरिया में, जब देखते हो तो वहाँ पर जो समुद्र है उसके कारण वहाँ पर नम जलवायु होती है, न तो ज़्यादा न गर्म, न ज़्यादा ठंडी होती है वहाँ पे, ठीक है। एवं विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। इससे महाद्वीपीय अवस्था बहुत गर्मी में बहुत अधिक गर्म एवं सर्दी में बहुत अधिक ठंडा होता है, ठीक है ना। महाद्वीपीय अवस्था ये होती है। अब इसके अलावा महासागरीय धाराएं समुद्र तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहाँ गर्म या ठंडी जलधाराएं बहती है और वायु की दिशा समुद्र के तट की ओर होती है, तो वो तट गर्म या ठंडा होता है। इसके अलावा एक और होता है महासागरीय जलधाराएं, महासागरीय जलधाराएं, ठीक है। जलधारा, देखो जो समुद्र का पानी है वो लगातार फ्लो होता रहता है, ठीक है। जो महासागर का पानी है वो लगातार फ्लो होता रहता है। और दो प्रकार की जलधाराएं होती है, ठंडी और गर्म, ठीक है ना। अधिकतर जो गर्म जलधारा है, महासागर की जो जलधारा है, वो 0 डिग्री या विषुवत रेखा के आसपास से उत्पन्न होती है, वो मध्य रेखा के आसपास से उत्पन्न होती है, ठीक है। और ठंडी ध्रुव की ओर से ज़्यादातर उत्पन्न होती है, ध्रुव की ज़्यादातर बोला है मैंने यहाँ पे, ठीक है ना। ये महासागर जलधारा है, आगे हम और देखने वाले हैं इसको अच्छे से, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग जहाँ पर ठंडी जलधारा बहेगी वहाँ पर एरिया ठंडा होगा, और जहाँ पर गर्म जलधारा बहती है वहाँ पर एरिया गर्म हो जाएगा। देखो विश्व के अधिकतर मरुस्थल जो है उपोष्ण कटिबंध भागों में स्थित महाद्वीपों के किनारे पर है। क्यों स्थित है ये आप कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, या फिर मैं आगे आपको बताऊंगा बाद में। देखो अंत में किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावच का मतलब होता है कि वहाँ पर किस तरीके का पहाड़ है, या रेतीला मैदान है, या क्या चीज़ है, वहाँ की जो स्थलाकृति है वो कैसी है, कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उच्च पर्वत ठंडी अथवा गर्म जलवायु को अवरोधित करते हैं। यदि उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वे वर्षा लाने वाली जलवायु के रास्ते को रोकने में सक्षम होते हैं, तो ये उस क्षेत्र में वर्षा का कारण बन सकते हैं। पर्वतों के पवनाभिमुख ढाल अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं। पवनाभिमुख का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये पर्वत है, कोई पर्वत है या अरावली पर्वत है, अब इधर से क्या आ रहा है, मानसून आ रहा है, ठीक है ना, हवाई चल रही है, तो ये हवाई यहाँ पर टकरा के रह जाएगी। इस साइड वाला जो एरिया है ये पूरा क्या रह जाएगा, सूखा रह जाएगा, इधर बारिश नहीं होगी, जैसे राजस्थान में होता है ना वैसा। तो ये अब एक एक करके अपन सभी को पढ़ लेते हैं। देखिए भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में इनको और अच्छे तरीके से अपन पढ़ने वाले हैं। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं इनको देखने वाले हैं अभी अपन। अक्षांश एक तो हो जाता है अक्षांश। देखो कर्क वृत्त देश के मध्य भाग, पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। देश का लगभग आधा भाग कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। कर्क वृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्ण कटिबंध है, इसलिए भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं उपस्थित है। देखिए अपन इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए अगर मैं भारत की बात करूं, पेज को छोटा कर लेता हूं।
ये वाला जो एरिया है यहाँ पर देखिए, ये भूमध्य रेखा हो गई, यहाँ से 23 डिग्री, ये वाला जो पूरा एरिया है ना 23 डिग्री, ये 23 डिग्री, 23.5 डिग्री, ये वाला जो पूरा एरिया है इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, ठीक है, उष्ण कटिबंध कहा जाता है। और 23.5 66 डिग्री वाला जो एरिया है इसे अपन मानते हैं नॉर्थ, इधर भी 66 डिग्री नॉर्थ। इस वाले एरिया को कहा जाएगा साउथ। इधर इस वाले एरिया को कहा जाता है उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण, उपोष्ण कटिबंध, कटिबंध, ठीक है, बंध। न तो यहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है, न तो ज़्यादा गर्मी, न ज़्यादा सर्दी, ठीक है, मीडियम। आगे बात समझ में, इसे उपोष्ण, और ये शीत कटिबंध है लास्ट वाला, शीत कटिबंध, दोनों तरफ पोल्स की तरफ शीत कटिबंध। आगे बात समझ में। अब देखो इंडिया जो है इस जगह पे स्थित है, भारत ये वाला, थोड़ा ये वाला इस जगह पर भारत स्थित है। एक बार मैं आपको भारत का मैप बना देता हूँ और भी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, अब देखिए उष्ण कटिबंध क्या होता है। उष्ण कटिबंध में जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा रहता है, भूमध्य रेखा के आसपास रहता है। इस कारण यहाँ पर टेम्परेचर कैसा रहता है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर टेम्परेचर रहता है। जबकि उपोष्ण कटिबंध में ना तो ज़्यादा टेम्परेचर होता है, ना ही ज़्यादा ठंड पड़ती है यहाँ पे, ना तो कम ठंड पड़ती है, ना ही ज़्यादा गर्मी लगती है यहाँ पे, मतलब मीडियम होता है। जबकि शीत कटिबंध में क्या होता है, शीत कटिबंध में बहुत ज़्यादा ठंड वहाँ पे पड़ती है। ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा, ठीक है। इससे नीचे वाला ये जो पार्ट है ना, ये तो कौन से कटिबंध में आता है, उष्ण कटिबंध में, उष्ण कटिबंध में। जबकि ऊपर वाला कौन से कटिबंध में आता है, उपोष्ण कटिबंध में, उपोष्ण कटिबंध में, ठीक है। ये भारत का एक, मैंने आपको बताया ना कि ऊपर वाला कौन से कटिबंध में आता है। तो भारत की आप देखिए यहाँ पे एक बार और समझ लो, अक्षांश कहाँ पे है। तो भारत का जो जलवायु है उष्ण कटिबंध में भी आता है और उपोष्ण कटिबंध में भी, दोनों में आता है, ठीक है ना। आगे बात समझ में आपको, मैंने आपको बता ही दिया। कर्क वृत्त के ऊपर उत्तर में तो जो है वो उपोष्ण कटिबंध है, कर्क रेखा के ऊपर कौन सा है, कर्क रेखा के ऊपर तो ये वाला पूरा उपोष्ण कटिबंध है, और कर्क रेखा के नीचे वाला ये पार्ट है, ये कौन सा है, उष्ण कटिबंध है। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। तो भारत का जो अक्षांशों के हिसाब से कौन से में उष्ण में भी है और उपोष्ण में भी है, दोनों कटिबंधों में भारत स्थित है, ठीक है। अब देखो ऊंचाई, देखो ऊंचाई के जैसे जैसे आप 165 मीटर की ऊंचाई पे जाते जाओगे ना, 165 मीटर की ऊंचाई पे जाओगे, तो टेम्परेचर जो है वो कम होता जाता है, ठीक है। टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते जाते हो वैसे वैसे आपका जो टेम्परेचर है वो कम होता जाता है, ठीक है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। भारत की ऊंचाई के, भारत के उत्तर नॉर्थ में अगर अपन बात करें तो यहाँ पर क्या है, हिमालय, ये पूरा इधर की साइड पे क्या है, हिमालय माउंटेन है, हिमालय इधर पूरा। और इसकी जो एवरेज जो हाइट है, जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई की बात करूँ मैं तो लगभग 6000 मीटर है। कितनी है, 6000 मीटर है यहाँ की इसकी ऊंचाई। तो मैंने आपको बता ही रखा है कि 6000 की ऊंचाई पे तो लगभग बर्फ जम जाती है। और जो भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है, जहाँ पर अधिकतम ऊंचाई 30 मीटर है। देखो कितना वेरिएशन है, भारत की ऊंचाई में कितना वेरिएशन है, एक तरफ 30 मीटर है, एक तरफ 6000 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। देखो अब इधर से जो हवाई चलती है ना, किधर से, इस साइड से, मध्य एशिया की तरफ से जो ठंडी हवाई चलती है, इनको इधर भारत के अंदर आने से ये रोकता है हिमालय, क्योंकि 6000 मीटर इसकी हाइट है। और जब हम यहाँ पे गए थे ना, इस यहाँ हिमाचल प्रदेश के स्पीति वैली में गए थे, तो वहाँ पर इतनी भयंकर ठंडी हवाई चलती है कि आपको दो दो चीज़ें पहननी पड़ती है, ठीक है ना। इन्हीं इन्हीं पर्वतों के कारण इस क्षेत्र से में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है। देखो ये हिमालय पर्वतमाला होने के कारण ही जो मध्य एशिया से जो ठंडी हवाएं आती है उनको ये रोकता है। इस कारण भारत वाला जो एरिया है, मिडिल वाला जो एरिया है, यहाँ पर जो सर्दी है वो क्या पड़ती है, कम पड़ती है। अब इसके बाद आता है वायुदाब एवं पवन। देखो वायुदाब मैंने आपको बता ही दिया कि जो पवन के द्वारा जो दाब डाला जाता है उसे वायुदाब कहा जाता है। हालांकि अपने को ये दिखाई नहीं देता, लेकिन इसके द्वारा डाला जाता है।
और ये आपको बात समझ में आई थिंक। अब देखो पवन क्या होती है, पवन जब हवा जब फ्लो होती है, हवा जब बहने लग जाती है तो ये पवन कहलाती है। जब हवा फ्लो होती है ना उसे क्या कहा जाता है, पवन कहा जाता है। देखो भारत में जलवायु तथा मौसम संबंधी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती है, वायुदाब एवं धरातलीय पवनें। अब देखो जो पवनें हैं वो 3 प्रकार की होती है। पवन कितनी प्रकार की होती है, पवन 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। पवन किसे कहा जाता है, जब हवा फ्लो करने लग जाती है, हवा बहने लग जाती है, बहने लग जाती है, ठीक है, या चलने लग जाती है, हवा अपन चलने लग जाती है, चलने लग जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, पवन कहा जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में, डेफिनेशन याद रखना, पवन किसे कहा जाता है, जब हवाएं बहने या चलने लग जाती है तो उसे पवन कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में बात करो तो जब एयर फ्लो करने लग जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, विंड कहा जाता है। पवन को क्या कहा जाता है, विंड। ठीक है, जब हवा को एयर जब फ्लो करने लग जाती है, ब्लो करने लग जाती है, उसे क्या कहा जाता है। अब देखो पवनें 3 प्रकार की होती है, एक तो स्थायी पवनें, एक होती है मानसूनी पवनें, मानसूनी, और एक होती है पवनें, और एक होती है जो किसी एक एरिया में चलती है ना वो वाली पवनें। एक एरिया में चलने वाली पवनों को क्षेत्रीय पवनें भी कहा जा सकता है, क्षेत्रीय पवनें, ठीक है, या लोकल पवनें जिसे कहा जाता है। पवन एक एरिया विशेष में चलती है। ठीक है, स्थायी पवनें वो होती है जो रेगुलर ब्लो होती रहती है, हमेशा एक ही साइड में वो चलती रहती है। मानसूनी पवनें केवल मानसून के टाइम पे ये चलती है। भारत में इस तरीके की पवन चलती है मानसून, इसलिए भारत की जो जलवायु है कैसी है, मानसूनी टाइप की जलवायु है। क्षेत्रीय पवनें किसी क्षेत्र विशेष में चलती है, लोकल विंड भी कहा जाता है, जैसे लू हो गया। उत्तर भारत में गर्मियों के मौसम में चलने वाली धूल भरी आंधियों को क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। तो ये 3 प्रकार की पवनें होती है। ठीक है, अब देखो वायुदाब एवं धरातलीय पवनें, ऊपरी वायु परिसंचरण। ऊपरी वायु परिसंचरण क्या होता है कि जैसे अपन देखते हैं ना, जो वायुमंडल होता है, वायुमंडल में जो लेयर बनी हुई है, सबसे नीचे क्षौमंडल आता है, क्षौमंडल। ठीक है, क्षौमंडल के ऊपर क्या है कि एक इस तरीके से वायु चलती रहती है, बहुत ही तेज तरीके से क्या चलती है, वायु का संचार होता रहता है, वायु का संचार होता रहता है बहुत तीव्र गति से। ठीक है ना, क्षौमंडल के ऊपर, इसे कहा जाता है ऊपरी वायु परिसंचरण। अब पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। देखो पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ जो ज़्यादातर होते हैं ना, वो कहाँ से उत्पन्न होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। चक्रवात आपको पता है ना, जिसे अपन अगर ये पृथ्वी पे आते हैं तो बबूलिया होता है ना, बबूलिया इस तरीके से, बबूलिया इस तरीके से। अब जब ये समुद्र में आते हैं ना तो बहुत भयंकर तरीके से ये चक्रवात बन जाते हैं। अब देखो पश्चिमी चक्रवात तो कहाँ से आते हैं, पश्चिमी चक्रवात की बात करूँ मैं आपको तो एक बार मैं आपको मैप बना के समझा रहा हूँ किस तरीके से ये चलते हैं पश्चिमी। ये एशिया का मैं मैप बना देता हूँ एक बार, ज़्यादा अच्छा तो नहीं बनेगा फिर भी कोशिश करूँगा मैं। ठीक है, ये इंडिया हो गया अपना, पारस की खाड़ी हो गई। ठीक है, ये यहाँ पे ये वाला पार्ट हो गया, अफ्रीका का पार्ट हो गया, ये अफ्रीका। तो इस जगह पर क्या है कि एक भूमध्य सागर है, क्या है, भूमध्य सागर, ये वाला एक बार मैंने ये लगा दिया, ये यहाँ पर क्या है, पूरा भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर है यहाँ पे। और यहाँ पर ये लाल सागर है, इधर लाल सागर, यहाँ पर ही स्वेज नहर है, स्वेज कैनाल है इस जगह पे। ठीक है ना, जो भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है, लाल सागर से जोड़ती है, लाल सागर से। ठीक है, तो यहाँ से चक्रवात, भूमध्य सागर से जो चक्रवात उठते हैं उसे पश्चिमी, यहाँ से जो चक्रवात आते हैं ना इन्हें पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं। ठीक है, सर्दी के टाइम पे इस तरीके से चलते हैं ये, और सर्दी के टाइम पे उत्तर भारत में ये क्या करते हैं, बारिश करते हैं। जैसे ये जो बारिश होती है इसे गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से जाना जाता है, गोल्डन ड्रॉप्स या सोने की बूंदे कहा जाता है, सोने की बूंदे। ठीक है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो सर्दी में जो गेहूं की फसल होती है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इस कारण इन्हें गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है। तो ये चक्रवात आ गया समझ में आपको, पश्चिमी विक्षोभ, ये पश्चिमी विक्षोभ या भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं और ये सर्दी के टाइम पे यहाँ पर बारिश करते हैं। इसके अलावा जो उष्णकटिबंध से जो चक्रवात आते हैं, ये वाले चक्रवात जो भारत पे बहुत सारी भारत को प्रभावित करते हैं, ये भूमध्य रेखा के आसपास से उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन्हें भूमध्य सागरीय चक्रवात भी कहते हैं। उष्णकटिबंध या उष्णकटिबंध में आते हैं ये। तो अब देखो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों
वाले क्षेत्र में स्थित है। भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक जो पवने हैं उनमें क्षेत्र है। अब देखो ट्रेड विंड्स मैंने आपको बताया है ना, विंड्स भी जो स्थायी पवने हैं, स्थायी पवनों को भी बाद में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। स्थायी जो पवने हैं, पवने को अपन ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। अब इसमें जो स्थायी पवने हैं, स्थायी पवने को भी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट में कौन कौन सी? एक तो होती है व्यापारिक हवाएं होती है। तो अभी हमारे यहाँ पर व्यापारिक हवाएं काम आ रही है, ठीक है ना। बाकी की अपन आगे देखेंगे। तो व्यापारिक हवाएं एक निश्चित दिशा में चलती है। ये देखिए व्यापारिक हवाएं, ट्रेड विंड जिसे कहा जाता है, व्यापारिक हवाएं, ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटियों से उत्पन्न होती है। ये दक्षिण की ओर बहती है। कोरियोलिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती है। सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है क्योंकि ये स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती है एवं बहती है, इसलिए इन पवनों के द्वारा कम वर्षा कम या नहीं होती है। इस प्रकार भारत के शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए देखिए क्यों। देखो व्यापारिक हवाएं चलती है, वो देखो अब क्या होता है कि 3 तरीके की हवाएं, एक तो होती है पछुआ हवाएं, पछुआ, एक व्यापारिक, एक ध्रुवीय, ठीक है। 3 तरीके की ये हवाएं चलती है। अब इसमें व्यापारिक जो हवाएं हैं ये इक्वेटर के आसपास चलती है, ठीक है। पछुआ हवाएं यहाँ से इस तरीके से यहाँ से ओरिजिनेट होती है इन वाले एरिया में। अब देखो व्यापारिक हवाएं एक बार मैं आपको बता देता हूँ। व्यापारिक हवाएं क्या होती है, उत्तरी गोलार्ध में ये क्या होता है कि जैसे ये उत्तरी इस तरीके से चलती है, इसके लिए विंड सिस्टम को पूरा समझना पड़ेगा अपने को। इस तरीके से ये चल रही है, आगे और भी इसको अच्छे से समझाऊंगा मैं। तब जब ये हवाई नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध, ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध हो गया और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो जो ये भूमध्य रेखा है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। तो ऊपर से आने वाली जो हवा है ना, अभी इसमें आपको एक चीज़ और समझाऊंगा तब ये आपको समझ में आएगा। ये मैं अगले लेक्चर में समझाने वाला हूँ। अभी ये देख लो केवल ऊपर जब ये उत्तरी गोलार्ध में हवाएं चलती है तो ये अपने दाईं ओर मुड़ती हुई प्रतीत होती है। किधर? देखो ये हवाएं चल रही है तो यहाँ से ओरिजिन होता है ना, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये अपनी दाईं ओर क्या हो जाती है, मुड़ती हुई दिखाई देती है, ठीक है। यहाँ इस तरीके से मुड़ती हुई दिखाई देती है। और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ती हुई दिखाई देती है, ये इस तरीके से बाईं ओर, ठीक है, बाईं ओर, सॉरी, इस तरीके से बाईं ओर मुड़ती हुई अपने को दिखाई देती है। और ये बात और भी आगे समझाने वाला हूँ मैं पूरा आपको, ये तो टेंशन मत लीजिए। अगर समझ में नहीं आया हो तो मैं एक बार इसको बता रहा हूँ, ठीक है। अब आगे देखिए कोरियोलिस, और ये क्यों होती है? कोरियोलिस बल के कारण ये हवाएं इस तरीके से होती है। देखो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियोलिस बल कहा जाता है। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। इसे फेरेल का नियम भी कहा जाता है। फेरेल का नियम क्या कहता है कि जो हवाएं है उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर प्रतीत होती है और मुड़ती हुई प्रतीत होती है, और जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें अपने बाईं ओर प्रतीत होती है, ठीक है। ये फेरेल का नियम कहलाता है। आ रही है बात समझ में? अब देखिए आगे देखिए, भारत की वायु दाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र में ऊपर बहती है। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाती है। वायु दक्षिण में हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुवत को पार कर दाहिनी ओर मुड़ती है और भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती है। इन्हीं दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों के नाम से जाना जाता है। ये पवनें कोष्ण महासागरों के ऊपर से बहती है, नमी ग्रहण करती है तथा भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा करती है। देखो इस बारे को समझा देता हूँ मैं, फिर अगला हम कल पढ़ेंगे। जो ऋतु है वो बाद में पढ़ेंगे। एक बार इसको मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए
भारत का जो मानसून तंत्र है, पवन तंत्र है, वो किस तरीके से है। ठीक है, अब देखो भारत, ये एक बार मैं आपको मैप की सहायता से समझाऊंगा तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये भारत का मैप है। एक बार मैप हो सकता है थोड़ा सही से नहीं बन पाए, तो देखिए क्या होता है। भारत की जो मानसून तंत्र है उसके बारे में अभी अपन बात करूँगा। देखिए अगर सर्दियों के टाइम पे देखें तो सर्दियों में जो निम्न वायुदाब है वो कहाँ बन जाता है। निम्न वायुदाब सर्दियों के टाइम पे तो भारत के ऊपर की साइड पे, हिमालय क्योंकि बहुत ही ठंडा रहता है, ठीक है ना। निम्न वायुदाब इधर बन जाता है और हवाई किस साइड से किस साइड में चलेगी, हवाई किधर चलने लग जाती है। निम्न वायुदाब कहाँ बन जाता, देखो सर्दियों के टाइम पे जो निम्न वायुदाब है वो कहाँ बनता है, इधर समुद्र में बनता है। ठीक है, निम्न वायुदाब कहाँ बनेगा, समुद्र हिंद महासागर में बनेगा निम्न वायुदाब। सॉरी, दोबारा मैं बताता हूँ आप। देखो सर्दियों के टाइम पे क्या होता है, सर्दियों के टाइम पे निम्न वायुदाब, उच्च वायुदाब तो बनेगा सर्दियों में यहाँ पर हिमालय के आसपास, उच्च वायुदाब। ठीक है, और निम्न वायुदाब बनता है हिंद महासागर में। ठीक है, आगे बात समझ में इधर। तो हवाई किस, सर्दियों में हवाई इस तरीके से चलती है। ठीक है, हवाई इस तरीके से चलने लग जाएगी, यह हवाई चल रही है। ठीक है, अब देखो ये हवाएं कहाँ से गुजरती है, भारत उपमहाद्वीप से गुजरती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर बारिश वगैरह बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि ये हवाएं क्या होती है, सूखी होती है। लेकिन क्या होता है कि कुछ जो पार्ट है ना, ये जो बंगाल की खाड़ी से गुजरती है, ये कुछ पवने बंगाल की खाड़ी से गुजरती है, इस वाले एरिया से गुजरती है। तो ये कुछ जो हवाएं है, ये पानी की जो बूंदे अपने में ग्रहण कर लेती है, यहाँ से नमी ले लेती है। और यहाँ पर एक तमिलनाडु के कोस्ट पे है कोरोमंडल तट, यहाँ पर सर्दियों में बारिश करती है। सर्दियों में यहाँ पर क्या होती है, बारिश होती है। आ रही है बात समझ में। तो सर्दियों में केवल कहाँ पर, कोरोमंडल तट पे बारिश होती है, जो तमिलनाडु का कुछ पार्ट है यहाँ पे, क्योंकि कुछ हवाएं कहाँ से होकर गुजरती है, बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरती है, इस कारण यहाँ पर बारिश हो जाती है। ठीक है, ज़्यादातर जो एरिया है वो सूखा रहता है भारत का। तो ये तो हो गई सर्दियों के बाद। अगर गर्मियों में अपन बात करें, तो गर्मियों में जो उच्च दाब है वो कहाँ बनता है, उच्च दाब बन जाता है हिंद महासागर में। कहाँ बन जाता है, हिंद महासागर में बन जाता है। और निम्न वायुदाब कहाँ पे बनता है, निम्न वायुदाब एक तो थार के मरुस्थल में बनता है, यहाँ पे इस जगह पे थार के मरुस्थल, और एक ऊपर तिब्बत का जो प्लेट्यू है, तब तिब्बत प्लेट्यू यहाँ पे। तो हवाई किस इधर से चलेगी, ये इधर से हिंद महासागर से हवाई चल रही है ये। ठीक है, हवाई चल रही है, यह हवाई चल रही है। जैसे ये इस भूमध्य रेखा को पार करती है, भूमध्य रेखा को, तो इनकी दिशा कैसे होने लग जाती है, चेंज होने लग जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर केरल जो तट है, यहाँ पर ये हवाई टूट कर दो भागों में विभाजित हो जाती है, एक तो इधर जाती है और एक इधर जाती है, इस वाले एरिया में। ठीक है, तो भारत का जो मानसून है यहाँ पर दो नामों से जाने लग जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब यहाँ से पूरा अपन आगे देखने वाले हैं फिर भी। तो अभी ये क्या होता है कि समुद्र से गुजरती है, तो ये हवाएं क्या ले लेती है, अपन में नमी ले लेती है, बारिश की बूंद, जो पानी की बूंदें हैं वो ले लेती है। अब ये क्या करती है, बारिश करते हुए जाती है, यहाँ पर टकराती है। यहाँ पर ये गारो खासी जयंती की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे 3, और ये जो इधर का मानसून है, बंगाल की खाड़ी का मानसून, इसमें उलझ जाता है। यहाँ पर बहुत भयंकर बारिश करता है। और मोहसिन राम यहाँ पर स्थित है, जहाँ विश्व की सबसे ज़्यादा बारिश होती है, विश्व की सबसे ज़्यादा बारिश होती है, बरसात। ठीक है ना, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 3 किपाकार पहाड़ियाँ हैं इस तरीके से। जब ये मानसून जाता है तो इसमें उलझ जाता है, और यहाँ पर बहुत भयंकर क्या करता है, बारिश करता रहता है। इस कारण यहाँ पर सबसे ज़्यादा दुनिया की बारिश होती है। यहाँ पर टकराने के बाद ये मानसून की दिशा चेंज हो जाती है, इस तरीके से ये जाने लग जाता है, इस तरीके से ये। यहाँ पर अरावली पर्वतमाला आपने देखी है, और इधर का एक मानसून तो इधर की साइड में निकल जाती है, इधर बारिश करने लग जाती है सतपुड़ा और उसके बीच में, और एक आगे इधर बम्बई जो इस तटीय मैदानों में बारिश करती हुई है, इधर एक शाखा ऊपर निकल जाती है इसके अरावली के सारे, और आगे बारिश करती है। तो ये था अपना मानसून। ठीक है, अब अपन देखेंगे अगला अपना जो वीडियो होने वाला है वो ऋतुओं पे होने वाला है। तो आई थिंक आपको समझ में आया है। आपको अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।